नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। अध्याय 242, वेबराइड अनुवादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक। एंडलेस फैंटेसी अनुवाद हुआक्सिया के तट से दूर एक अज्ञात द्वीप पर मार्शल एम्परा सोसाइटी के लोगों का एक समूह परित्यक्त क्रूज जहाज के डेक पर खड़ा था और क्षितिज में समुद्र को देख रहा था। उनमें से प्रत्येक की कमर में एक तेज तलवार लटक रही थी। मैंने शुरू में सोचा था कि हुआक्सिया की ड्रैगन आत्मा बहुत मजबूत थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने कमजोर होंगे। हा, गुइतियान, ऐसा नहीं है कि वे कमजोर हैं, बल्कि हम बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। हम लॉर्ड बेये के काबिल सेनापति हैं। हुआक्सिया के ड्रैगन सोल के बारे में भूल जाओ। भले ही हुआक्सिया की प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया के वे घटिया लोग हमें ढूंढने आए, फिर भी नतीजा वही होगा। भगवान बेये की पवित्र रोशनी हम पर चमकती है। हमारा मार्शल सम्राट समाज अंततः दुनिया को जीत लेगा। इन ड्रैगन सोल सैनिकों से निपटने के बाद हम हुआक्सिया में घुस जाएंगे और उस बदमाश अर्जुन का अपहरण कर लेंगे। ऐसा कहने के बाद मुझे नहीं पता कि लॉर्ड बेये इस व्यक्ति को क्यों देखना चाहते हैं। इस समय जोकर का मुखौटा पहने एक आदमी कमरे से बाहर चला गया, जिसे देखकर बाकी लोगों ने अपना सिर नीचे कर लिया और सम्मानपूर्वक कहा, लॉर्ड जोंगकुन। जोंगकुन ने अपना जोकर का मुखौटा उतारा, सिर हिलाया और पूछा, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? प्रभु जोंगकुन, हम अर्जुन के बारे में बात कर रहे थे, उनमें से एक ने तुरंत कहा। जब जोंगकुन ने नाम सुना तो उसने व्यंग्य करते हुए कहा, मैंने अभी अभी उस बदमाश से वीडियो कॉल पर बात की है। वह बहुत घमंडी है और उसने तो ये भी कहा कि वह हमें ढूंढकर मार डालेगा। ये सुनकर सभी लोग हंस पड़े। हा, उस मूर्ख को नहीं पता कि हम रूबी राष्ट्र की नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हैं। ड्रैगन सोल के वे मूर्ख हमें कभी नहीं खोज पाएंगे। इसके अलावा हमने इस द्वीप को दुर्घटनावश खोजा है। जब तक उसके पास कोई रहस्यमयी शक्ति न हो, तब तक वह हमें ढूंढ नहीं पाएगा। जोंगकुन ने फिर कहा, मैंने उस बदमाश को हमें खोजने के लिए 2 घंटे दिए थे। अगर नहीं तो ड्रैगन सोल का वह सैनिक खून से लथपथ होकर मर जाएगा। मैं चाहता हूं कि जब उसका साथी मर जाए तो उसे निराशा महसूस हो। भीड़ फिर हंसने लगी। लॉर्ड जोंगकुन, मैं हमारी जीत का जश्न मनाने के लिए शैंपेन की एक बोतल लेने जा रहा हूं, अगर यह ठीक हो। आगे बढ़ो। कुछ ही समय बाद मार्शल एम्परा सोसाइटी के विशेषज्ञों ने भोजन और शराब के साथ एक जश्न मनाने वाली दावत शुरू कर दी। इस बात से अनजान की खतरा तेजी से आ रहा था। जब 1 घंटा बीत गया तो मार्शल सम्राट सोसाइटी के अधिकांश सदस्य थोड़ा नशे में थे, केवल जोंगकुन को छोड़कर, जिसने शराब न पीने का विकल्प चुना था। नेता के रूप में उन्हें अपना ध्यान केंद्रित रखना था और स्पष्ट सोच रखनी थी। मार्शल आर्टिस्ट के रूप में यही उनका सिद्धांत था। उसने अपनी तलवार थाम ली और पैर मोड़कर बैठ गया। जब वह सांस ले रहा था तो उसके शरीर के चारों ओर काली गैस फैल रही थी। उसने समय देखा और अनुमान लगाया कि अंदर मौजूद ड्रैगन सोल सैनिक निराशा की कगार पर होगा। खून टपकने की आवाज मौत के ढोल की आवाज की तरह थी। उसे लोगों को यातना देने और दूसरों के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने में आनंद आने लगा था। इस समय पूरा आकाश अंधकार में हो गया और काले बादल घिरने लगे। वह बुदबुदाया, एक और तूफान आ रहा है। मार्शल एम्परा सोसाइटी के एक विशेषज्ञ को चक्कर आ रहा था। उसे बहुत ज्यादा शराब पिलाई गई थी और वह असहज महसूस कर रहा था। इस प्रकार वह जहाज के अगले भाग के पास समुद्र में उल्टी करने चला गया। मार्शल सम्राट एसोसिएशन के विशेषज्ञ, जो अभी भी खा पी रहे थे, हंसने लगे। अब बहुत हो गया, तुम आरटीएल सम्राट सोसाइटी को शर्मिंदा कर रहे हो। आदमी ने सिर उठाने से पहले कुछ और उल्टियां की। जैसे ही वह जवाब देने वाला था, अचानक उसे कुछ दिखाई दिया। तभी क्षितिज पर बिजली चमक उठी। उसने अपनी आंखें जोर से रगड़ी और फिर किसी तरह एक काली छाया को तेजी से अपनी ओर आते हुए देखा। अरे, क्या इस भगवान भुलाए हुए स्थान पर कोई और नाव थी? हालांकि वह काली छाया नाव होने के लिए बहुत छोटी लग रही थी। उसने अपने सिर को कई बार हिलाया ताकि उसका दिमाग नशे से मुक्त हो जाए। जब उसने फिर से ऊपर देखा तो उसने पाया कि काली परछाई और करीब आ रही थी। इसके अलावा यह एक नाव नहीं था, बल्कि एक घटिया इंसान था। क्या हो रहा था? क्या वह आदमी था? पानी पर चल रहे हैं। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें भय से भर गईं। प्लॉप! वह डेक पर अपने नितंबों के बल गिर पड़ा। वह कैसे संभव है? कोई व्यक्ति समुद्र पर कैसे दौड़ सकता है? वह कुछ बड़बड़ाता रहा, मानो पागल हो गया हो। मार्शल एम्परा सोसाइटी के विशेषज्ञों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम इतने नशे में हो कि तुम्हें कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं?
क्या तुम ही नहीं थे जिसने कहा था कि तुम आज रात जीवित रहने वाले आखिरी व्यक्ति हो? हाँ, इतना ही। उस आदमी को इस मजाक का जवाब देने की कोई इच्छा नहीं थी। उसने कांपते हाथ से समुद्र की ओर इशारा किया और दहाड़ते हुए बोला, कोई है। कोई समुद्र पर दौड़ रहा था। अच्छा होता कि वह ऐसा न कहता। उसके ऐसा कहने पर एटोटियल एम्परर सोसाइटी के विशेषज्ञ और भी जोर से हंसने लगे। शायद अब समय आ गया है कि तुम होश में आओ। अगर तुम कहते कि एक जहाज आ रहा है तो हम शायद तुम्हारी बात पर यकीन कर लेते, लेकिन एक इंसान। तुम्हें ये कैसा अजीब भ्रम हो रहा है? वह आदमी पागल होने वाला था। वह पूरी तरह से होश में आ चुका था। उसने किसी को अपने पास खींचा और समुद्र की ओर इशारा किया। देखो, बस देखो। जब दूसरे व्यक्ति ने समुद्र की ओर देखा तो उसके चेहरे की उपहासपूर्ण मुस्कान गायब हो गई। कोई सचमुच आ रहा है। इस समय मार्शल सम्राट सोसाइटी के सभी विशेषज्ञों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे अचानक उठ खड़े हुए और क्षितिज की ओर देखने लगे। यहाँ तक कि जोंगकुन ने भी इसकी जांच करने के लिए अपनी साधना रोक दी। हर कोई आश्चर्य से चौंक गया, यहाँ तक कि जोंगकुन भी। किनारे की ओर आती 10 मीटर ऊंची लहर के ऊपर उन्होंने एक ठंडा और घमंडी युवक को खड़ा देखा। युवक ने काले कपड़े पहने हुए थे और उसकी पीठ पर एक लंबी तलवार थी। ये दृश्य इतना रहस्यमय था कि उनमें से कई लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। हालांकि जब वह आकृति करीब आई तो उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, यह अर्जुन है। यह अर्जुन है। इस समय अर्जुन उनसे केवल 20 मीटर की दूरी पर था और उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और छलांग लगा दी। भाड़ में जाओ, यहाँ पर क्या हो रहा था? अध्याय 243 बहुत कमजोर। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी। अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन कराना। अर्जुन जहाज के डेक पर उतरा और सबको उदासीनता से देखने लगा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें यह इच्छा करने पर मजबूर कर दूंगा कि तुम मर जाओ। उसके शरीर के चारों ओर एक जानलेवा आभा छा गई और उसके डेंटियन में मौजूद असली क्यूई ज्वार की लहर की तरह उभर आई। ड्रैगन स्लेयर तलवार भी धीरे धीरे कंपन करने लगी, मानो खून का स्वाद चखने की उसकी उत्सुकता को दर्शा रही हो। तभी मार्शल सम्राट सोसाइटी के सदस्यों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। जोंगकुन गुस्से से चिल्लाया, हमला करो। सभी लोग अर्जुन की ओर दौड़े। अर्जुन ने समय देखा और शांति से कहा, पृथ्वी पर आपका शेष समय आज रात समाप्त हो जाएगा। ऐसा कहने के बाद उसने अपने दाहिने पैर पर अपनी सच्ची क्यूई को इकट्ठा किया और जहाज के डेक पर जोर से मारा, जिससे जहाज के अंदर गिरते ही वह टूट गया। जैसे ही वह जमीन पर उतरा, वह दाईं ओर भागा और दीवार से टकराया। टकराना, दीवार टूट गई और उस दीवार के पीछे उसे कृतिका मिल गई। हालांकि इस समय कृतिका का चेहरा और होंठ पूरी तरह से पीले और रक्तहीन थे। जमीन पर लाल रक्त की मात्रा सचमुच चौंकाने वाली थी। अर्जुन की आंखों में अथाह क्रोध भरा हुआ था। उसके हाथ में एक पवन धार जम गई और ऊपर लटक रही रस्सी को तोड़ती हुई बाहर निकली। जैसे ही कृतिका नीचे गिरी, अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसे पकड़कर सावधानीपूर्वक जमीन पर गिरा दिया। शेष 9 ड्रैगन सोल सैनिकों ने भी अर्जुन के आगमन को देखा और प्रसन्न हुए। मुख्य प्रशिक्षक यहाँ थे। उस समय अर्जुन का उन सभी से युद्ध करने का दृश्य आज भी उनकी यादों में अंकित है। उनके लिए वह युद्ध के देवता की तरह थे। अर्जुन ने सिर हिलाया और उसकी सच्ची क्यूई के विस्फोट से एक सैनिक की जंजीर टूट गई। दूसरों को अपना ताला खोलने में मदद करें। हाँ प्रशिक्षक। अर्जुन ने संसार कब्रिस्तान से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और उनका उपयोग कृतिका के घाव को ढकने के लिए किया। कृतिका का बहुत ज्यादा खून बह चुका था और वह लगभग नरक के द्वार पर कदम रख चुकी थी। उन्होंने एक औषधीय गोली निकाली और उसे कृतिका को खिला दिया। साथ ही उन्होंने अपनी सच्ची क्यूई को कृतिका के शरीर में प्रवाहित किया, जिससे रक्त का उत्पादन उत्तेजित हो गया। चांदी की सुइयां निकलकर कृतिका के शरीर में धंस गईं, जिससे उसकी हालत स्थिर हो गई और उसकी आयु बढ़ गई। तभी अर्जुन के सामने कुछ आकृतियां प्रकट हुईं। वे मार्शल सम्राट सोसाइटी के विशेषज्ञ थे। बेटे, तुम अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों को बचा सकते हो। मार्शल सम्राट सोसाइटी का एक विशेषज्ञ हाथ में तलवार लेकर दौड़ा। घायल सैनिक मदद करना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें जाने नहीं दिया। वे इतने घायल थे कि शायद कुछ मुठभेड़ों के बाद वे मर जाते। कृतिका का अच्छे से ख्याल रखना और बाकी सब मुझ पर छोड़ देना। ऐसा कहने के बाद अर्जुन अचानक आगे बढ़ा और उसने एजियो ड्रैगन फैंटम बॉडी तकनीक को सक्रिय कर दिया। वह तुरंत मार्शल सम्राट सोसाइटी के विशेषज्ञ के सामने प्रकट हुआ। आश्चर्यचकित होकर उस आदमी ने अपनी तलवार को भयंकर तरीके से नीचे घुमाया और हवा में घूमती तलवार की तीखी आवाज से सैनिकों के दिलों की धड़कन बढ़ गई। मरना। हालांकि तलवार उसके हाथ पर लगने ही वाली थी, फिर भी अर्जुन ने बचाव नहीं किया।
इसके बजाय उसने अपनी 5 उंगलियों को पंजे की तरह इस्तेमाल किया और तलवार को पकड़ लिया। विशेषज्ञ को लगा कि उसकी तलवार हवा में जम गई है और वह उसे हिला नहीं पा रहा है। इसके अलावा जब उन्होंने अर्जुन की ओर देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उसके हाथ पर खून का एक भी निशान नहीं था। बहुत कमजोर, अर्जुन की ठंडी आवाज गूंजी। कच! अर्जुन ने तलवार को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर तलवार का टूटा हुआ आधा हिस्सा पकड़कर उसने उसे अचेत आदमी की अगली नस में घोंप दिया, जिससे उसकी मुख्य धमनी कट गई। खून का फव्वारा फूट पड़ा और विशेषज्ञ ने सहज रूप से घाव को ढकने की कोशिश की। दुर्भाग्य से अर्जुन ने एक मुक्का मारा जिससे उस आदमी का हाथ पूरी तरह से टूट गया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो कष्ट तुमने मेरे आदमियों को दिया है उससे 1000 गुना कष्ट मैं तुम्हें दूंगा। वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कुछ सेकंड के लिए हिंकता रहा और फिर वह अपने ही खून से लथपथ होकर मर गया। एक खत्म, 9 बचे। अर्जुन ठंडे स्वर में मुस्कुराया और शेष विशेषज्ञों की ओर बढ़ा। इससे बाकी लोग वास्तविकता में वापस आ गए और उन्होंने अपने हथियार निकाले और हमला कर दिया। उनके वार ने अर्जुन के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए। फिर भी अर्जुन ने अपनी तलवार नहीं निकाली। ड्रैगन स्लेयर तलवार से उनके जीवन को नष्ट करना केवल उसे कलंकित कर देगा। अर्जुन ने तलवार छीन ली, उनमें से एक को पकड़ लिया और तुरंत उसे जमीन पर पटक दिया। टकराना! फर्श पर पड़े लकड़ी के तख्ते टूट गए और टूटे हुए फर्श के तख्ते प्रतिद्वंद्वी के सिर में घुस गए। 5 और 4 और। अर्जुन की आवाज नरक से आए दूत की तरह गूंजी। वह जहां भी गया वहां खून ही खून था। वह तो सचमुच एक पागल था। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। सैनिकों के दिमाग खाली हो गए। वे जानते थे कि अर्जुन बहुत मजबूत है, लेकिन उन्होंने उससे इतना मजबूत होने की उम्मीद नहीं की थी। अध्याय 244 गिनी पिग अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद 3 और। अर्जुन खून से लथपथ खड़े होकर ठंडी मुस्कान बिखेर रहे थे। हवा में खून की प्यास साफ झलक रही थी। जोंगकुन और मार्शल सम्राट सोसाइटी के शेष 2 विशेषज्ञों की आंखें भय से भरी हुई थीं। ये व्यक्ति किस प्रकार का राक्षस था? वे हुआक्सिया के कई मार्शल कलाकारों और सैनिकों के संपर्क में आए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसे खूनी राक्षस का सामना नहीं किया था। प्रभु जोंगकुन, हमें क्या करना चाहिए? अन्य 2 विशेषज्ञों के पैर मुड़ने के कगार पर थे। जोंगकुन ने अपने दिल में सदमे को दबा लिया। उसके हाथ में तलवार आध्यात्मिक ऊर्जा की एक झलक के साथ चमक उठी और वह दहाड़ता हुआ बोला, इसे एक साथ मार डालो। जी श्रीमान। वे दोनों एक दूसरे के आगे आगे दौड़े। हालांकि इससे पहले कि वे बहुत दूर पहुंचते, अर्जुन का हाथ फड़क उठा और एक ठंडी चमक बाहर निकल गई। एक तीर हवा में तेजी से चला और दोनों के माथे में जा लगा। धप धप! 2 शव बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े और जोंगकुन अकेला बचा रह गया। जोंगकुन अविश्वास से अर्जुन को देखता रहा। इस बदमाश ने अपने सभी अधीनस्थों को इतनी आसानी से कैसे परास्त कर दिया? एक और, तुम नकाबपोश आदमी हो, है ना? उसकी बर्फीली ठंडी निगाह सीधे जोंगकुन पर पड़ी, जिसने जमीन पर पड़ी 2 खूनी लाशों पर नजर डाली। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अर्जुन की ताकत को बहुत कम आंका था। ये बच्चा निश्चित रूप से हुआक्सिया की ग्रैंडमास्टर रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान पाने के योग्य था। मार्शल एम्परा सोसाइटी को अर्जुन के बारे में अपनी जांच से जो जानकारी मिली थी वह पुरानी या गलत थी। पूर्णतया गलत। अर्जुन ने गर्जना की, घुटने टेको। घुटने टेकें। जोंगकुन की आंखों में द्वेष की झलक दिखाई दी। लॉर्ड बेई के भरोसेमंद अधीनस्थों में से एक होने के नाते वह हुआक्सिया के किसी व्यक्ति के सामने कैसे घुटने टेक सकता था? ये बिल्कुल अस्वीकार्य था। साले, तू अपने आप को क्या समझता है? जोंगकुन आगे बढ़ा और उसकी तलवार हवा में सीटी बजाती हुई कई तलवारों की परछाइयां बनाने लगी। ये देखकर अर्जुन के होठों पर मुस्कान आ गई। तलवार तकनीक दिलचस्प है, कमीने, अपनी तलवार निकालो। ये देखकर कि अर्जुन का तलवार चलाने का कोई इरादा नहीं था, जोंगकुन को अपमानित महसूस हुआ। अगर वह अर्जुन को मार भी देता तो भी यह एक अपमानजनक जीत होती। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारा खून मेरी तलवार को दाग देगा। तुम अयोग्य हो, नालायक कहीं का, तुम घटिया कमीने, तुम्हें अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी। तलवार की परछाइयां अर्जुन की दिशा में एक बाढ़ की तरह उतर आईं। अर्जुन ने शांति से तलवार की छाया को देखा। अचानक उसने अपनी 2 उंगलियां फैला दी और उसकी उंगलियों से सच्ची क्यूई की एक धारा बह निकली जो एक तलवार में बदल गई। तोड़ना! एक जोरदार चीख के साथ उसकी क्यूई तलवार ने निर्दयता से तलवार की परछाई को फाड़ दिया और फिर जोंगकुन के कंधे को छेद दिया। पुची! घाव से खून बहने लगा और जोंगकुन चिल्लाया। उसने अर्जुन पर हमला करने के लिए अपनी तलवार उठाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ रोक दिया गया है।
अपनी बाँह हिलाने में असमर्थ होकर उसने नीचे देखा तो पाया कि अर्जुन का हाथ उसकी कलाई को चिमटी की तरह कसकर पकड़ रहा था। एक ठंडी आवाज गूंजी, क्या आप निराशा का स्वाद चख रहे हैं? कुछ सेकंड बाद अर्जुन की उंगलियां हिंसक रूप से मुड़ गईं, क्योंकि उसने झोंककुन की कलाई घुमाई, जिससे उसकी कलाई टूट गई, लेकिन तलवार से उसकी अपनी बाँह भी कट गई। झोंककुन जोर से दहाड़ा, उसकी आवाज में डर झलक रहा था। दर्द तो अभी शुरू ही हुआ है। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और झोंककुन के कंधे पर जोर से दबाव डाला। क्रैक, कचा, कई हड्डियां टूट गईं और झोंककुन ने कुछ घूंट खून थूका। धमाक, अर्जुन ने झोंककुन को जमीन पर पटक दिया। साथ ही उसने अपने दाहिने पैर से झोंककुन पर रौंद दिया और उसकी और भी हड्डियां तोड़ दीं। क्या तुम्हें मेरे आदमियों को प्रताड़ित करने में मजा आया? तुम्हें अपनी ही दवा का स्वाद कैसा लगा? टकराना, अर्जुन के दाहिने पैर ने झोंककुन के शरीर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह जमीन पर फिसलकर दीवार से जा टकराया। झोंककुन को असहनीय दर्द हो रहा था। कई बार जमीन पर पटकने से उसका चेहरा बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया था। मुझे अभी मार दो, कृपया मुझे शीघ्र मृत्यु प्रदान करो, कृपया। अर्जुन की आंखें ठंडी और निर्दयी थीं। अगर वह कुछ मिनट बाद आता तो हुआक्सिया को कृतिका सहित 10 वफादार और योग्य सैनिकों को खोना पड़ता। इसके परिणाम अकल्पनीय होते। इसके तुरंत बाद उसके हाथ में कुछ चांदी की सुइयां दिखाई दी, जिन्हें उसने तुरंत झोंककुन के शरीर में डाल दिया। तुम क्या कर रहे हो? झोंककुन को इस बात का बुरा एहसास हुआ। अर्जुन मुस्कुराया। हुआक्सिया में एक जड़ी बूटी है जिसे सोल सेवरिंग ग्रास कहते हैं। मैंने सुना है कि जब इसे एक्यूपंक्चर के साथ मिलाया जाता है तो ये किसी व्यक्ति की आत्मा को निकाल सकती है और बहुत ज्यादा दर्द पैदा कर सकती है। मैंने इसे पहले कभी नहीं आजमाया है और इसलिए मुझे गिनी पिग की जरूरत है। हुआक्सिया के चिकित्सा अनुसंधान में आपके योगदान के लिए धन्यवाद। झोंककुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह बोलने ही वाला था कि अर्जुन के हाथ में एक जड़ी बूटी आ गई। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन ने उसे झोंककुन के मुंह में ठूंस दिया। पहले तो झोंककुन को कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब जड़ी बूटी उसके मुंह में खून के संपर्क में आई तो वह चिल्ला उठा। एक क्षण में उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे वह लावा में नहा रहा हो। उसका शरीर ऐंठ गया और उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। उसे बहुत दर्द हो रहा था। मुझे मर जाने दो, यही एकमात्र बात थी जिसे वह दोहरा सकता था। हालांकि इस समय तक अर्जुन पहले ही ड्रैगन सोल के सैनिकों की ओर मुड़ चुका था और झोंककुन ने उस ठंडे और अभिमानी व्यक्ति को अपनी नजरों से ओझल होते देखा। उसे केवल दर्द महसूस हो रहा था। अध्याय 245 मत जाओ। इसके बाद अर्जुन ने अपना ध्यान पुनः अचेत पड़ी कृतिका की ओर लगाया। एक सैनिक ने पूछा, प्रशिक्षक, क्या कप्तान सफल हो पाएगा? अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, मेरी अनुमति के बिना नरक का राजा भी उसके प्राण नहीं ले सकेगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने अपनी सच्ची क्यूई की एक किरण को प्रसारित किया और उसे सुई में बदल दिया। फिर उन्होंने इसे कृतिका के एक्यू पॉइंट में डाला और कृतिका के माथे पर 2 उंगलियां दबाईं, जिससे कृतिका के शरीर में सच्ची क्यूई की एक सतत धारा प्रवाहित हुई। जैसे ही गर्म धारा कृतिका के शरीर में प्रवाहित हुई, उसके चेहरे पर आखिरकार कुछ रंगत लौट आई। हालांकि औषधीय गोली कृतिका के रक्त उत्पादन को बढ़ाने में मदद कर सकती थी, फिर भी उसे रक्ताधान के लिए अस्पताल जाना होगा। आखिरकार कमजोर और घायल अवस्था में उसका शरीर अधिक रक्त का उत्पादन करने में सक्षम नहीं होगा, भले ही औषधीय गोली से उत्तेजित किया गया हो। कुछ ही देर बाद कृतिका ने अपनी आंखें खोलीं। जब उसने अर्जुन को देखा तो वह अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करने लगा और उसने सम्मानपूर्वक कहा, मिस्टर अर्जुन। अर्जुन ने आदेश दिया, हिलना मत, तुम्हारा शरीर अभी भी बहुत कमजोर है। हाँ मिस्टर अर्जुन। कृतिका की आंखें कृतज्ञता से भरी हुई थीं। जब उसकी टीम पर हमला हुआ था तो उसे पता था कि उनके बचने की संभावना न के बराबर थी। फिर भी अर्जुन ने मुश्किलों का सामना करते हुए उन्हें बचाया था। मिस्टर अर्जुन, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। अर्जुन खड़ा हुआ और मुस्कुराया। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं, तुम उनमें से एक हो। अगर तुम मर गए तो मुझे दुख होगा। इस साधारण वाक्य ने कृतिका को चकित कर दिया। इससे प्रभावित होकर उन्होंने शपथ ली कि अब से वे अर्जुन और उसके आसपास के लोगों की रक्षा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब समय आ गया है। ड्रैगन सोल से संपर्क करें और उन्हें हमें लेने के लिए किसी को भेजने के लिए कहें। आपको अभी भी रक्त आधान की आवश्यकता है। कृतिका ने सिर हिलाया और फिर पास के एक सैनिक से कहा, ड्रैगन सोल मुख्यालय से संपर्क करें और पास के एक जहाज को इस द्वीप पर आने के लिए कहें। कुछ समय बाद पास का एक नौसेना जहाज द्वीप के पास पहुंचा। जैसे ही वे परित्यक्त क्रूज जहाज से निकलने वाले थे तभी एक फोन की घंटी बजी। अर्जुन अपनी जगह पर रुक गया और उसकी नज़र झोंककुन पर पड़ी।
ये झोंककुन का फोन था जो बज रहा था। बेशक झोंककुन कॉल का जवाब देने की स्थिति में नहीं था क्योंकि वह लगभग मर चुका था। इसलिए अर्जुन ने उसकी मदद करने का फैसला किया। अर्जुन ने अपना फोन निकाला और कॉलर आईडी पर नजर डाली। यह एक अपरिचित नंबर था। उसने उत्तर बटन दबाया और एक वृद्धा आवाज बोली, चीजें कैसी चल रही हैं? आह, तो ये बिग बॉस था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए दूसरे व्यक्ति का ठंडे अंदाज में अभिवादन किया। बे फोन के दूसरी तरफ मौजूद आदमी हैरान रह गया और जल्दी से जवाब दिया, आप कौन हैं? झोंककुन कहाँ है? अर्जुन ने नाक भान से कुड़ी, मैं कौन हूँ? मैं ही तुम्हें मारने वाला हूँ। अर्जुन फोन पर दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति कुछ बोलने से पहले एक पल के लिए झिझका। हालांकि उसके स्वागत में सिर्फ खामोशी ही थी। कॉल समाप्त हो गई। अर्जुन ने फोन ड्रैगन सोल के कर्मियों को सौंप दिया, जो शायद उससे कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकें। जब कृतिका और अन्य सैनिक जहाज पर चढ़े तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि अर्जुन का जहाज पर चढ़ने का कोई इरादा नहीं है। अर्जुन, क्या आप हमारे साथ वापस नहीं आ रहे हैं? कृतिका ने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। पहले आप लोग वापस जा सकते हैं, मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं। मार्शल एम्परा सोसाइटी एक खतरा थी। पहली मुठभेड़ के बाद उसने उनसे निपटने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन इस बार वे बहुत आगे निकल गए थे। इससे पहले कि यह समस्या भविष्य में उसके लिए और अधिक समस्याएं खड़ी कर दे, उसे जड़ से खत्म करना ही सबसे अच्छा था। वैसे भी ये द्वीप पल नेशन से बहुत दूर नहीं था, इसलिए यह एक सुविधाजनक अवसर था। कृतिका ने उसके इरादों को भांप लिया था और कहा, मिस्टर अर्जुन, मार्शल एम्परा सोसाइटी उतनी सरल नहीं है जितनी आप सोचते हैं। मुझे डर है कि आपके लिए अकेले जाना खतरनाक होगा। इसके अलावा बेई बेहद शक्तिशाली है। ड्रैगन सोल का उसके बारे में मूल्यांकन है कि वह बेहद खतरनाक है। कृपया 2 बार सोचें, मिस्टर अर्जुन। अर्जुन ने कृतिका की उपेक्षा की, जिससे वह चिंतित हो गया। अपने पैरों पर खड़े होकर सोचते हुए उसने जल्दी से कहा, श्री अर्जुन, कल वह दिन है जब आप और फैंग जोंगक्सिन लड़ने के लिए सहमत हुए हैं। मार्शल आर्ट क्षेत्र में आपकी लड़ाई तय होने के बाद हम मार्शल सम्राट सोसाइटी से एक साथ क्यों नहीं निपटते? तभी अर्जुन को ये बात याद आई, फिर भी उसने कृतिका को अस्वीकार कर दिया और विपरीत दिशा में चला गया। कृतिका ने अर्जुन के पीछे हटते हुए रूप को चिंतित भाव से देखा। हालांकि अर्जुन बहुत ताकतवर था, लेकिन उसके लिए अकेले विदेश में एक शीर्ष शक्ति का सामना करना बहुत खतरनाक था। हालांकि वह अर्जुन के व्यक्तित्व से भी वाकिफ था। एक बार जब यह आदमी कोई फैसला कर लेता तो कोई भी उसका मन नहीं बदल पाता। अभी वह केवल उच्च अधिकारियों से ही संपर्क कर सकता था। आखिरकार हुआक्सिया के पास अभी भी पल नेशन में कुछ छिपी हुई ताकतें थीं। चलो जियांगनान प्रांत की ओर वापस चलें। पल नेशन में एक प्राचीन महल के अंदर बेये आगे पीछे घूम रहा था। उस फोन कॉल के बाद से ही उसे बुरा लग रहा था और किसी कारणवश ये भावना और भी प्रबल होती जा रही थी। उन लोगों को जरूर कुछ हुआ होगा। योजना बर्बाद हो गई, लानत है। उसने कुछ सोचा और जल्दी से पास की अलमारी से कुछ चीजें निकालीं। वह भविष्यवाणी करना चाहता था, लेकिन जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो सारी चीजें टूट गईं। एक आपदा, एक अपरिहार्य आपदा। ये कैसे संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस परीक्षण से बच पाने में असमर्थ हूँ? उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसकी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं होती थीं। रुको, क्या हुआक्सिया के मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट के शीर्ष स्तरीय लड़ाकों की एक टीम मुझसे निपटने के लिए आ रही है? हमने उस समय एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप न करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यही वह बात थी जिससे उसे सबसे अधिक डर था। यदि हुआक्सिया के ग्रैंड मास्टर रैंकिंग के शीर्ष 10 रैंक वाले लोग उससे निपटने के लिए एकजुट हो जाएं, तो वह उनका विरोध नहीं कर पाएगा। उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया और पैरों को मोड़कर बैठ गया। साधना और ध्यान करते समय उसके शरीर के भीतर काली ऊर्जा बढ़ गई। एक अपरिहार्य आपदा के सामने खड़े होने पर सबसे अच्छी बात जो वह कर सकते थे, वह ये सुनिश्चित करना था कि वह इसका स्वागत करने के लिए सर्वोत्तम लड़ाकू स्थिति में हो। रात हुई। थोड़ी ही दूर पर अर्जुन प्राचीन महल की ओर बढ़ रहा था। उसके शरीर से एक तेज आभा निकल रही थी, जैसे वह युद्ध के लिए तैयार हो रहा हो। अचानक एक लड़की अर्जुन की ओर गिरी। अर्जुन ने एक तरफ मुंह फेर लिया। लड़की ने अपना सीना ढांक लिया और कुछ बुदबुदाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह नाराज हो। वह आगे बढ़कर अर्जुन का हाथ पकड़ने ही वाली थी कि तभी अर्जुन की ठंडी आवाज गूंजी, चले जाओ, नहीं तो मर जाओ। लड़की दंग रह गई। फिर उसने गली में कुछ हटे कट्टे आदमियों की ओर इशारा किया, जो बाहर आए और अर्जुन का रास्ता रोक लिया। अध्याय 246 रात्रि प्रहार। अर्जुन ने कुछ हटे कट्टे आदमियों और उस युवती की तरफ देखा। ऐसा लगा कि उसका सामना लुटेरों के गिरोह से हो गया है। हालांकि उन्होंने गलत लक्ष्य चुना था।
पुरुषों ने अपने हाथों में चमचमाती तलवारें लहराईं, लेकिन जैसे ही वे बोलने वाले थे, अर्जुन आगे बढ़े और उनकी आभा ने एक शक्तिशाली वायु प्रघात तरंग उत्पन्न की, जिसने उन्हें आसपास की इमारतों की दीवारों में उड़ा दिया। वे खून से लथपथ और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। कोई नहीं जानता था कि वे जीवित हैं या मर गए। जो कुछ हुआ था उससे लड़की स्तब्ध रह गई। अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। ये लोग सिर्फ चींटियां थीं जो उसके समय के लायक नहीं थीं। फिर वह अंधेरे का फायदा उठाकर प्राचीन महल में घुस गया। वहां बहुत ज्यादा पहरेदार नहीं थे, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में कोई भी इस जगह पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। कुछ पहरेदारों ने अर्जुन को अंदर आते देखा, लेकिन जब वे उससे पूछताछ करने के लिए आगे बढ़े तो अर्जुन ने अपना हाथ उठा दिया। उसकी उंगलियों ने एक गार्ड की गर्दन पकड़ ली और कच, ये टूट गया। मार्शल सम्राट सोसाइटी के अन्य 2 विशेषज्ञों के चेहरे अचानक बदल गए। उन्होंने अपनी तलवारें निकालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी तलवारें निकाल पाते, 2 हवा के ब्लेड ने उनकी जान ले ली और वे अपने ही खून से लथपथ होकर फर्श पर गिर पड़े। अर्जुन ने अपने सामने दरवाजे की तरफ देखा और हंसते हुए बोला। उसने अपना पैर उठाया और इतनी जोर से दरवाजा मारा कि उसके कब्जे टूट गए और दरवाजा जोर से दीवार से जा टकराया। ध्वनि ने स्वाभाविक रूप से ध्यान आकर्षित किया और प्राचीन महल की सभी लाइटें जला दी गईं तथा अनगिनत विशेषज्ञ वहां पहुंच गए। उससे मिलो। हालांकि वे नहीं जानते थे कि अर्जुन कौन है, लेकिन जो कोई भी इतनी देर रात हंगामा करने की हिम्मत करता है, वह निश्चित रूप से बुरा ही कर रहा है। उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और सामूहिक रूप से हमला कर दिया। जवाब में ड्रैगन स्लेयर तलवार अर्जुन के हाथ में प्रकट हुई, जिससे रक्त लाल आभा निकल रही थी। वह भी खून के लिए तड़प रही थी। छोड़ो या मरो, उसकी ठंडी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी और हवा में हत्या का इरादा भरा हुआ था। वह इन लोगों को जीवन का एक मौका देना चाहता था। दुर्भाग्य से उन्होंने इसे संजोया नहीं और अपना हमला जारी रखा। ड्रैगन स्लेयर, मुझे आश्चर्य है कि अब तुम कितने ताकतवर हो। मुझे दिखाओ। पफ पफ पफ। 10 से अधिक विशेषज्ञ तुरंत मारे गए। उनमें से कोई भी उसकी तलवार का विरोध नहीं कर सका। जिधर भी तलवार जाती उधर केवल मौत ही होती। अर्जुन ने अपने हाथ में ड्रैगन स्लेयर तलवार को ऐसे देखा जैसे वह किसी पुराने दोस्त को देख रहा हो। उसने कहा, तुम्हारी संहारक शक्ति वही है जो मैं चाहता हूं। आज से तुम और मैं मार्शल आर्ट के इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। अर्जुन ने ड्रैगन स्लेयर तलवार को ऊपर उठाया और प्राचीन महल में आगे बढ़ गया। इस बार किसी ने उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उसने एक ही तलवार के वार से 10 से अधिक लोगों को मार डाला था। अचानक कुछ भयानक आभा वाले विशेषज्ञ बाहर निकले और दहाड़ते हुए बोले, ये तलवार है। एक साथ हमला करो और तलवार को जब्त करो। साहस जुटाकर मार्शल सम्राट सोसाइटी के विशेषज्ञों ने उनका पीछा किया। कुछ ही सेकंड बाद हत्या की मंशा से कमरा फिर भर गया। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया, कोई भी मेरी तलवार नहीं छीन सकता। कोई भी नहीं। अपनी एजियो ड्रैगन फैंटम तकनीक का उपयोग करते हुए वह भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ा और ड्रैगन स्लेयर तलवार ने बिना किसी प्रयास के उनके जीवन को नष्ट कर दिया। रक्त की धाराएं बहने लगीं और 5 मिनट बाद अर्जुन ही एकमात्र जीवित प्राणी बचा था जो चारों ओर सिरविहीन लाशों से घिरा हुआ था। प्राचीन महल के अंदर एक विशेषज्ञ ने, जो सुबह ही भाग गया था, बेये का दरवाजा खोला। मास्टर जी, कुछ हुआ है। बेये ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसे अच्छी तरह पता था कि जिस आपदा की उसने भविष्यवाणी की थी वह आ चुकी है। उसने बाड़ पर लटकी एक प्राचीन तलवार पकड़ ली। कितने हुआक्सिया विशेषज्ञ हैं? 20, 50। अगर हुआक्सिया से 50 विशेषज्ञ आ गए तो स्थिति निराशाजनक हो जाएगी। अगर 20 विशेषज्ञ आए तो भी उनके पास मौका हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन आया है। विशेषज्ञ ने अपनी लार निगल ली और कांपती आवाज में कहा, मास्टर, दोनों में से कोई नहीं। हम बेये को लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या वहां 100 लोग हो सकते हैं? मास्टर, सिर्फ एक ही व्यक्ति है। तलवार चलाने वाला एक युवक। उसने हमारे मार्शल सम्राट सोसाइटी के लगभग 100 सदस्यों को मार डाला है। क्या किसी ने अकेले प्राचीन महल में आने का साहस किया और 100 लोगों की हत्या कर दी? ये भयानक व्यक्ति कौन था? जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकलकर चीजों की जांच करने वाला था, दरवाजा जोर से खुला और अर्जुन की आकृति उसकी दृष्टि के क्षेत्र में प्रकट हुई। बेये दंग रह गया। स्वाभाविक रूप से उसने अर्जुन को पहचान लिया। मास्टर, ये वही है। उसने अकेले ही बाहर सभी को मार डाला। आपको हमारी मदद करनी होगी, घायल विशेषज्ञ ने कहा। बेये ने इधर उधर देखा और राहत की सांस ली जब उसे कोई और नहीं देखा। हालांकि यह बच्चा बहुत ताकतवर था, लेकिन एक व्यक्ति से लड़ना 10 या 20 लोगों से लड़ने से बेहतर था। बेटे, तुमने मेरी मार्शल सम्राट सोसाइटी को क्यों नष्ट कर दिया?
अर्जुन ने लापरवाही से अपने हाथ में ड्रैगन स्लेयर तलवार घुमाई। पूरे कमरे में एक ठंडी आभा छा गई और तापमान तेजी से गिर गया। उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम्हारे लोगों ने हुआक्सिया में कदम रखने की हिम्मत की तो मैं तुम में से हर एक को मार डालूंगा। तुमने न केवल मेरी बातों की अवहेलना की बल्कि मेरे अधीनस्थों पर भी हमला किया। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। इसके अलावा मुझे धमकियां पसंद नहीं हैं। ये दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा इतना घमंडी होगा। उसने अपनी पुरानी तलवार निकाली और उछल पड़ा। कमीने, तुमने मेरे कई मातहतों को मार डाला। मैं तुम्हें यहीं दफना दूंगा। जैसे ही वह अर्जुन की ओर बढ़ा, उसकी तलवार धूमकेतु की तरह नीचे उतरी। अर्जुन की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। अकेले आभा के संदर्भ में यह उससे कहीं आगे निकल गया था। अर्जुन ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपनी सच्ची क्यूई को इकट्ठा किया और ड्रैगन स्लेयर तलवार को आने वाली तलवार पर घुमाया। झंकार, अर्जुन 6 कदम पीछे हट गया। उसका खून उफान पर था। हालांकि ये ने एक भी कदम पीछे नहीं लिया। ऐसा लग रहा था कि ये उससे कहीं ऊपर था। एकता का क्षेत्र। कुनलुन पर्वत छोड़ने के बाद यह उनकी पहली एकता क्षेत्र विशेषज्ञ थी जिससे उनकी मुलाकात हुई थी। अध्याय 247 247 आप कौन हैं? अर्जुन को आखिरकार समझ में आ गया कि क्यों बेई को यहाँ देवता माना जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसने उसे कम आंका था। एकता क्षेत्र विशेषज्ञ अब तक का उनका सबसे मजबूत विशेषज्ञ था और जियांगन प्रांत में उनके द्वारा सामना किए गए किसी भी विशेषज्ञ के स्तर से कहीं अधिक था। उनके अनुमान के आधार पर ये संभवतः हुआक्सिया की ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में शीर्ष 30 में शामिल होंगे। जब बेई ने देखा कि अर्जुन को पीछे धकेल दिया गया है तो उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई। अर्जुन, मुझे मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ताकतवर हो। अपने साथियों के बीच तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माने जा सकते हो। दुर्भाग्य से तुम मुझसे मिले। शायद अगर मेरा सामना रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल किसी व्यक्ति से होता तो मैं थोड़ा डर सकता था, लेकिन आप आप बिल्कुल भी योग्य नहीं हैं। बेये ने तुरंत अर्जुन की ओर आक्रमण किया। उसके हाथ में प्राचीन तलवार आध्यात्मिक ऊर्जा के निशानों से चमक रही थी। उसकी नज़र में अर्जुन एक चींटी मात्र था जिसे कुचलना ही उसका भाग्य था। पुची, एक ठंडी चमक तब चमकी जब अर्जुन के हाथ से कोई चीज उड़कर बेई की हथेली में जा लगी। यह एक तीर था। खून फव्वारे की तरह बहने लगा और उसका हाथ भी टूट गया। बेये ने घाव को अविश्वसनीय रूप से देखा। क्रोध में उसने अपने दूसरे हाथ से अर्जुन पर मुक्का मारा। मरना। इस दूरी पर अर्जुन बच नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी सारी शक्ति अपनी दाहिनी मुट्ठी में केंद्रित कर ली। असुर प्रहार। अर्जुन क्रोधित होकर चिल्लाया। जैसे ही उसने सामने से मुक्का मारा, उसकी आभा चरम पर पहुंच गई। अगर वह मजबूत बनना चाहता था तो उसे अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों से लड़ना होगा। जब तक वह इस लड़ाई से जिंदा निकलेगा, वह निश्चित रूप से मजबूत हो जाएगा। जीवन मरण की हर लड़ाई अपनी सीमाओं को पार करने का अवसर प्रस्तुत करती है। टकराना। दोबारा अर्जुन फिर से आगे बढ़ा। दोनों मुट्ठियां फिर टकराईं और अर्जुन फिर से पीछे हट गया। हालांकि हर बार मुक्का मारने के बाद वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बेये का चेहरा बदल गया। अब उसका चेहरा पहले जैसा शांत नहीं था। क्या ये बच्चा पागल था? रुको, पागल। अचानक उसे कुछ ख्याल आया। ये बच्चा वास्तव में इस लड़ाई का उपयोग आगे बढ़ने के लिए कर रहा था। बेये ने दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम वाकई ऐसे समय में आगे बढ़ना चाहते हो? बस अपनी मौत को स्वीकार करो। उनका अगला मुक्का उनकी पूरी ताकत से भरा हुआ था। यहाँ तक कि हुआक्सिया के ग्रैंड मास्टर रैंकिंग के शीर्ष 20 में शामिल लोगों को भी इस हमले से खुद को बचाने में परेशानी होगी। अर्जुन को लगा कि यह मुक्का अलग था। उन दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। क्या उसे दूसरी कब्र का पत्थर इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? धमाका। जोरदार टक्कर की आवाज सुनाई दी और अर्जुन उड़ गया। उसी समय बेये ने जमीन से एक टूटी हुई तलवार उठाई और अर्जुन की छाती पर वार करने की कोशिश की। मैं 60 साल से साधना कर रहा हूं और पल नेशन का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ हूं। तुम जैसी चींटी की हिम्मत कैसे हुई मुझे भड़काने की? अपने अगले जन्म में समझदार बनना याद रखना। टूटी हुई तलवार उसकी छाती में घुसने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। अर्जुन मुस्कुराया और फिर बुदबुदाया, चेन किंग कॉन्ग, आगे आओ। अर्जुन के अकल्पनीय शब्दों को सुनकर बेये की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपना हमला जारी रखा। तब उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत कौन करता है? पूरे हॉल में एक चौंका देने वाली दहाड़ गूंज उठी। दीवारें हिल गईं और जमीन फट गई। ऐसा लग रहा था मानो भूकंप आ गया हो। बेये ने मुंह भर खून थूका।
उस दहाड़ से निकली ध्वनि तरंगों ने वास्तव में उसके आंतरिक अंगों को घायल कर दिया। एक ज्वाला हवा को तीर की तरह चीरती हुई टूटी हुई तलवार और उसके हाथ पर जा गिरी। कच, टूटी तलवार धूल में बदल गई। उसी समय बेइये का शरीर उड़ गया और वह कुछ दूर तक लुढ़कता रहा, फिर मुंह के बल जमीन पर गिरा। वह घबरा गया। एक विशेषज्ञ है, और एक अद्वितीय विशेषज्ञ। वह अविश्वास से अपने हाथ को देखने लगा, जिसमें अब 5 उंगलियां गायब थीं। हवा में घुटन भरी आभा भर गई थी और बेइये को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका गला घोंटा जा रहा हो। वह घबरा गया। कौन सा विशेषज्ञ इस बच्चे को बचाने आया था? अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि एक आकृति जो आग में नहा रही थी, उसकी ओर भाग रही थी। इस आकृति के रास्ते में आने वाली हर चीज जलकर राख हो गई। जब वह आकृति अर्जुन के पास पहुंची तो उसे अंततः उस व्यक्ति पर अच्छी नजर पड़ी। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आभा अत्यंत डरावनी थी। बूढ़े आदमी की एक नज़र ही बेई को निराशा की गहराइयों में डुबाने के लिए काफ़ी थी और उसे लगा कि उसका शरीर किसी अदृश्य शक्ति से बंधा हुआ है। आप वास्तव में कौन हैं? बूढ़े आदमी ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और चारों ओर ठंडी निगाहों से देखा। मैं चेन किंग कॉन्ग हूँ। उसका स्वर निर्विवाद था और एक मजबूत हत्या के इरादे से भरा था। उसकी आवाज बेई के कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। अध्याय 248 समर्पण। चेन क्विंग कॉन्ग। चेन क्विंग कॉन्ग कौन थे? बेई दंग रह गया। वह हुआक्सिया के ग्रैंड मास्टर रैंकिंग के शीर्ष 100 विशेषज्ञों को अच्छी तरह से जानता था। इस बूढ़े आदमी की आभा से वह निश्चित रूप से उनके शीर्ष विशेषज्ञों में से एक था। हालांकि ये नाम उनके किसी परिचित से मेल नहीं खाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हुआक्सिया में ऐसा भयानक अस्तित्व था। उसकी आंतरिक भावना ने उसे बताया कि इस बूढ़े आदमी की ताकत ग्रैंड मास्टर रैंकिंग के शीर्ष 10 विशेषज्ञों को भी मात दे सकती है। उसके हृदय में अंतहीन भय और खौफ भर गया। ये व्यक्ति कौन था और वह इतना शक्तिशाली क्यों था? क्या वह बर्बाद हो गया था? चेन किंग कॉन्ग ने बेइये की बात को नज़रअंदाज कर दिया। उसकी नज़र में एक व्यक्ति को छोड़कर सभी चींटियां थीं। ये घायल युवक था। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और अपना हाथ हिलाया। अर्जुन के शरीर में सच्ची क्यूई की धारा बह निकली। गर्म धारा अर्जुन के शरीर के घायल हिस्से से होकर बही और उसकी हालत तुरंत सुधर गई। उठना। चेन किंग कॉन्ग ने अपनी उंगलियां हिलाईं और उसकी सच्ची क्यूई ने अर्जुन को उसके पैरों से ऊपर उठा दिया। धन्यवाद सीनियर। चेन क्विंग कॉन्ग ने सिर हिलाया। आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। तो फिर हमें इस चींटी से कैसे निपटना चाहिए? चेन किंग कॉन्ग की नज़र बेइये की ओर गई, जिसने तुरंत महसूस किया कि उसका जीवन अत्यधिक खतरे में था। अब उसे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। प्लॉप। वह घुटनों के बल बैठ गया। सर, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। उसने इस स्तर तक साधना केवल मरने और सब कुछ खोने के लिए नहीं की थी। उस समय अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। बेई को मारना वास्तव में उसका गुस्सा निकाल देगा। हालांकि उसे जीवित रखने का मतलब था कि उसके पास अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए एक यूनिटी क्षेत्र विशेषज्ञ होगा, जो संभवतः हुआक्सिया के ग्रैंड मास्टर रैंकिंग के शीर्ष 30 में से किसी विशेषज्ञ जितना ही शक्तिशाली होगा। हालांकि बाद वाला एकता क्षेत्र विशेषज्ञ होने के कारण एक अलग समस्या भी पेश करता है। चूंकि बेइये उससे ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वह बेइये को नियंत्रित करने के लिए अपने रक्तसार का उपयोग नहीं कर सकता था। जैसे अर्जुन की झिझक को भांपते हुए बेई ने जल्दी से कहा, सर, एक और बात है जो आपको जाननी चाहिए। मेरी रगों में हुआक्सिया का खून बह रहा है। मेरे पिता हुआक्सिया से थे, जबकि मेरी माँ पल नेशन से थीं। कृपया मेरी जान बख्श दें। मैं आपका सेवक बनने को तैयार हूँ। चेन किंग कॉन्ग ने अर्जुन की तरफ देखा और अर्जुन के दिल में झिझक को महसूस किया। उसने पूछा, क्या इस चींटी ने तुम्हारे प्रियजनों को मार डाला? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। उस स्थिति में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चेन किंग कॉन्ग ने कहा, वह आपसे अधिक शक्तिशाली है, इसलिए उसे मारने की अपेक्षा उसे जीवित रखना आपके लिए अधिक लाभदायक है। चेन किंग कॉन्ग की बातें सुनकर बेई ने बार बार सिर हिलाया। उसने अर्जुन से कहा, सर, मैं वही करूंगा जो आप मुझसे करवाना चाहेंगे। मैं पल नेशन के नेताओं से भी निपटने को तैयार हूँ। अर्जुन बेइये के बचने का एकमात्र मौका था। चेन किंग कॉन्ग ने आगे कहा, मानव हृदय अविश्वसनीय है। क्या आप अपना रक्तसार देने को तैयार हैं? बेइये दंग रह गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। एक बार जब उसने अपना रक्तसार पेश किया तो वह पूरी तरह से नियंत्रित हो जाएगा और भविष्य में मुक्त होने का कोई मौका नहीं होगा। हालांकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए बिना किसी और विलंब के बेइये ने अपनी हथेली को अपनी छाती पर थपथपाया और काले रक्तसार की एक बूंद निकली और हवा में तैरने लगी। चेन किंग कॉन्ग ने सिर हिलाया और अर्जुन की ओर देखा। आपकी साधना के स्तरों में अंतर के कारण आप उसे नियंत्रित करने के लिए उसमें अपना रक्तसार इंजेक्ट नहीं कर सकते।
हालांकि आप उसके रक्तसार को नियंत्रित कर सकते हैं, जो मूल रूप से एक ही बात है। मैं अब आपके चेतना के सागर में एक तकनीक संचारित करने जा रहा हूं ताकि आप उसका अध्ययन और समझ सकें। कुछ ही सेकंड बाद चेन किंग कॉन्ग ने अपनी उंगली से अर्जुन के माथे पर थपथपाया और रक्तसार को नियंत्रित करने की तकनीक के बारे में अंतर्दृष्टि उसके दिमाग में भर गई। कुछ समय तक इसका अध्ययन करने के बाद अर्जुन ने जल्दी से अपनी उंगलियों से एक मुहर बनाई और एक रून काले रक्तसार पर उतरा। जब रून गायब हो गया तो अर्जुन ने अपनी चेतना के सागर में इसकी उपस्थिति को महसूस किया। जब उसने मानसिक रूप से इसे निचोड़ा तो बेइये ने मुंह भर खून थूक दिया। मालिक, कृपया दया करें। बेइये ने आश्चर्य से अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने सिर हिलाया और उस पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी, जिसके बाद बेइये ने राहत की सांस ली। मेरी जान बख्शने के लिए शुक्रिया गुरुजी। अब से मैं आपका सबसे वफादार सेवक बनूंगा। इस समय चेन किंग कॉन्ग ने बेइये को देखा और पूछा, क्या यहाँ कोई गुप्त कमरा है? मुझे इस बच्चे से कुछ बात करनी है। हाँ हाँ सर। बेइये जल्दी से उठ खड़ा हुआ और झुककर उन्हें दीवार की ओर ले गया। फिर उसने पास की शेल्फ पर रखी एक खास तरह की चीनी मिट्टी की वस्तु को पलटा और दीवार अचानक खुल गई, जिससे एक गुप्त कक्ष दिखाई दिया। सर, ये वह जगह है जहां मैं प्रशिक्षण लेता हूं और अपने खजाने छिपाता हूं। अंदर। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, चेन किंग कॉन्ग और अर्जुन अंदर आ गए। चेन किंग कॉन्ग ने अपना हाथ हिलाया और दरवाजा बंद हो गया, जिससे बेइये कुछ स्तब्ध होकर बाहर रह गई। गुप्त दरवाजा एक तंत्र द्वारा नियंत्रित था और एक शक्तिशाली मुहर द्वारा सुरक्षित था। हालांकि बूढ़े आदमी के सामने यह एक सजावट से बेहतर नहीं था। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बाहर हॉल की ओर चल दिया। सायरन पहले से ही बज रहे थे, इसलिए उसे स्थिति को संभालना था। बेइये ने आह भरी, मुझे उसकी चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए था। अब न केवल मार्शल सम्राट सोसाइटी नष्ट हो गई है, बल्कि मैंने अपनी स्वतंत्रता भी खो दी है। हालांकि वह इस परिणाम के लिए केवल खुद को ही दोषी मान सकता था, फिर भी यह मौत से बेहतर था। गुप्त कक्ष के अंदर चेन किंग कॉन्ग ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और अर्जुन को दिलचस्पी से देखा। तुम कमजोर हो, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा कमजोर। अर्जुन दंग रह गया। वह जानता था कि चेन किंग कॉन्ग बहुत ताकतवर है, हालांकि ये शब्द बहुत अपमानजनक थे। वरिष्ठ, आपकी साधना का स्तर क्या है? तुम्हारे लिए यह बेहतर है कि तुम न जानो। चेन किंग कॉन्ग ने अपना सिर हिलाया। इससे असर पड़ेगा तुम्हारा दाव दिल। अध्याय 249 केवल आशा। अभी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी ताकत बढ़ाना है। जब आप ताकत के एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएंगे, तभी आप संसार कब्रिस्तान के रहस्यों का पता लगा पाएंगे। संसार शमशान के रहस्य? अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मैं हमेशा से जानना चाहता था। आप सभी इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं, तो आप वहां क्यों फंसे हुए हैं? चेन किंग कॉन्ग दंग रह गया। वह अंतरिक्ष में ऐसे घूर रहा था जैसे वह विचारों में खोया हुआ हो। हजारों साल पहले क्या हुआ था, इसके बारे में सोचना बेकार है। इसके अलावा ऐसी चीजों के बारे में जानने के लिए आपका स्तर काफी नहीं है। अर्जुन, जब तुम्हारी शक्ति उचित स्तर पर पहुंच जाएगी, तो संसार कब्रिस्तान के विशेषज्ञों में से एक स्वाभाविक रूप से तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अभी तुम जानने के योग्य नहीं हो। हालांकि आपको ये याद रखना चाहिए कि संसार कब्रिस्तान एक रहस्य बना रहना चाहिए और आप इसे दूसरों के हाथों में पड़ने नहीं दे सकते। अगर किसी को इस रहस्य के बारे में पता चलता है तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के मार दिया जाना चाहिए। उन्हें गुलाम बनाने के बारे में सोचना भी मत। चेन किंग कॉन्ग का स्वर अत्यंत गंभीर था और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने अपनी जेब में रखा काला पत्थर कसकर पकड़ लिया। इस रहस्य के बारे में किसी को पता नहीं था, यहाँ तक कि सान्या और रोशनी को भी नहीं पता था। हालांकि चीफ लॉन्ग, जिसने क्लाउड लेक मैनर में मल्होत्रा परिवार पर हमला किया था, शायद इस काले पत्थर के लिए आया था। सौभाग्य से काले पत्थर को जानने का मतलब यह नहीं था कि वह संसार कब्रिस्तान के बारे में जानता था। आखिरकार ये काला पत्थर इतने सालों से अर्जुन के साथ था, फिर भी हाल ही में संसार कब्रिस्तान तक उसकी पहुंच हुई थी। यहाँ तक कि उसके माता पिता को भी इसके बारे में पता नहीं था। चाहे कुछ भी हो, एक बार जब मैं चीफ लॉन्ग की ठीक से जांच कर लूंगा तो मैं उसे मार डालूंगा। अर्जुन ने अपना मन बना लिया। चेन किंग कॉन्ग ने अर्जुन को गहराई से देखा और कहा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उस समय मैं इन्फर्नो संप्रदाय का संप्रदाय गुरु था। हालांकि उस युग में एक को शीर्ष विशेषज्ञ नहीं माना जाता था, फिर भी मेरे पास एक निश्चित मात्रा में अधिकार था। दुर्भाग्यवश मेरे शिष्य उस युद्ध में मारे गए जिसने इस दुनिया से अनगिनत संप्रदायों को मिटा दिया। इसलिए इन्फर्नो संप्रदाय अब अस्तित्व में नहीं है।
मैं अपनी पूरी जिंदगी साधना में लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे आखिरी चरण में असफल होने की उम्मीद नहीं थी। यही मेरा एकमात्र अफसोस है। ऐसा कहने के बाद चेन किंग कॉन्ग की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अर्जुन को गंभीरता से देखा। अर्जुन, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मेरे एकमात्र शिष्य बनने और मेरी विरासत स्वीकार करने के लिए तैयार हो? तुम्हारी साधना बेकार है और तुम्हारी प्रतिभा औसत दर्जे की है। मेरी नज़र में तो तुम्हारा वंश भी बेकार है। कुल मिलाकर तुम धूल के एक तुच्छ कण हो। अर्जुन को यह सुनकर थोड़ा बुरा लगा। जब वह कुनलुन पर्वत पर था तो बूढ़े व्यक्ति ने साफ साफ कहा था कि उसकी प्रतिभा का स्तर बुरा नहीं है। चेन किंग कॉन्ग उसे इतना नीच क्यों समझता था? हालांकि दूसरी ओर चेन किंग कॉन्ग प्राचीन काल का एक शक्तिशाली व्यक्ति था, इसलिए उसका मूल्यांकन और दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से उस समय पर आधारित था जब साधक बहुतायत में थे और कई अद्वितीय विशेषज्ञ थे। चेन किंग कॉन्ग शायद कुनलुन पर्वत के अधिकांश विशेषज्ञों को भी कचरा ही मानता होगा। ये सोचकर उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। इससे पहले कि अर्जुन अपने विचार समाप्त कर पाता, चेन किंग कॉन्ग आगे बढ़ा और एक शक्तिशाली आभा छोड़ी। हालांकि तुम में कई खामियां हैं और तुम सिर्फ एक नश्वर चींटी हो। तुम संसार कब्रिस्तान को नियंत्रित करते हो और तुम्हारे पीछे 100 प्राचीन विशेषज्ञ हैं। तुम्हें सभी जीवित प्राणियों को कुचलने के लिए नियत किया गया है और यहाँ तक कि स्वर्गीय दाव भी तुम्हारे सामने असहाय है। संसार कब्रिस्तान का जन्म तुम्हारे लिए हुआ था और तुम संसार कब्रिस्तान के लिए ही अस्तित्व में हो। क्या आप मुझे अपना दूसरा स्वामी मानते हैं? ये सुनकर अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूँ। अच्छा। चेन किंग कॉन्ग का चेहरा खिल उठा और वह दिल खोलकर हंसने लगा। उसने अपनी उंगलियों से एक मुहर बनाई और उसकी उंगली पर एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा संघनित हो गई। फिर उन्होंने अर्जुन के माथे की ओर इशारा किया। एक क्षण में पूरा कमरा अंधेरा हो गया। तभी अंधेरे में एक तारा दिखाई दिया। अर्जुन के दंतयान में तारों की रोशनी की अनगिनत धाराएं बह रही थीं। अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ आप मेरी विरासत के केवल एक हिस्से को ही नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी साधना का स्तर बढ़ता जाएगा, इस विरासत का ज्यादा हिस्सा आपके लिए उपलब्ध होता जाएगा। जब आप पूरी तरह से विरासत तक पहुंच पाएंगे तो मुझे आशा है कि आप संसार कब्रिस्तान के रहस्यों की खोज करने के लिए योग्य होंगे। चेन किंग कॉन्ग का शरीर धीरे धीरे कमजोर हो गया। जब वह उस असहनीय और कठिन अतीत के बारे में सोचता था तो उसकी आंखें लाल हो जाती थीं और उसके चेहरे पर अनगिनत जटिल भावनाएं प्रतिबिंबित होती थीं। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और स्वाभाविक रूप से चेन किंग कॉन्ग की आंखों में जटिल भाव देखा। न जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हुआ। संसार कब्रिस्तान वास्तव में स्वर्ग विरोधी था, लेकिन उनके द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक शिक्षक पलक झपकते ही क्यों गायब हो गया? क्या इसका पुनर्जन्म के मार्ग से कोई संबंध था? जैसे ही चेन किंग कॉन्ग की आकृति गायब होने वाली थी, एक प्राचीन आवाज गूंजी जो स्वर्ग से आती प्रतीत हुई। वह उजाड़ और दुखद था। अर्जुन, ये याद रखना, तुम ही हो जो हमारे लिए चीजें बदलोगे। तुम ही हमारी एकमात्र उम्मीद हो। फिर चेन किंग कॉन्ग का स्वरूप पूरी तरह से गायब हो गया। संसार कब्रिस्तान में एक और कब्र का पत्थर टूट गया और तीसरी कब्र का पत्थर कुछ देर के लिए प्रकाश से टिमटिमाता हुआ प्रतीत हुआ तथा फिर एक बार फिर शांत हो गया। अर्जुन खड़ा हो गया। वे अंतिम शब्द उसके मन में बहुत देर तक घूमते रहे। उनकी एकमात्र आशा, क्या ऐसा हो सकता है कि ये प्राचीन शक्तिशाली व्यक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी मदद कर रहे थे क्योंकि वह उनकी आशा था? ये कैसा मजाक था? चाहे वह लुओ युनटियन हो या चेन किंग कॉन्ग, वे दोनों ही ऐसे अस्तित्व थे जो इस दुनिया के शिखर पर खड़े थे। उनके जैसा क्यूई परिवर्तन क्षेत्र साधक इन अद्वितीय विशेषज्ञों को बचाने के लिए कुछ कैसे कर सकता था? हालांकि उसने इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार ये चेन किंग कॉन्ग ने जो कहा था वही था। अब उसे जो सबसे महत्वपूर्ण काम करना था वह था मजबूत बनना। वह पैर मोड़कर बैठ गया। वह फिर से आगे बढ़ने वाला था। उसके शरीर से चटकने की आवाज सुनाई दी और वह अपने शरीर की हर मांसपेशी को कांपता हुआ साफ महसूस कर सकता था। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा एक भंवर की तरह उसके शरीर में खींच गई और उसकी आभा बाहर निकल गई। आज मैं न केवल क्यूई परिवर्तन क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच जाऊंगा, बल्कि मैं 5वें स्तर तक भी पहुंच जाऊंगा। टूट जाऊंगा। उसकी चीख से गुप्त कक्ष हिल गया, क्योंकि काले पत्थर ने उसके शरीर को असीम मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करना शुरू कर दिया। अगली सुबह अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और धीरे से सांस छोड़ी। उसका शरीर प्रकाश की एक किरण से चमक उठा। साधना की एक रात के बाद वह वास्तव में क्यूई परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर तक पहुंच गया था। इसके अलावा उन्होंने ये काम बिना किसी दवाई के किया था। उसी समय उसे एक रहस्य का पता चला।
लगभग हर बार जब वह संसार कब्रिस्तान से एक शक्तिशाली विशेषज्ञ का सामना करता था तो उसकी साधना का स्तर बढ़ जाता था। हालांकि उसने देखा कि तीसरी कब्र पर कोई हलचल नहीं थी, वहां कोई रोशनी भी नहीं थी। अपने मन में मौजूद यादों और ज्ञान से वह बता सकता था कि चेन किंग कॉन्ग स्पष्ट रूप से लुओ युनतियान से अधिक शक्तिशाली था, चाहे वह युद्ध कौशल, अनुभव या तकनीक के मामले में हो। उस स्थिति में तीसरी कब्र के भीतर का विशेषज्ञ कितना भयानक होगा। हालांकि चेन किंग कॉन्ग द्वारा दी गई अधिकांश यादें अप्राप्य थीं। स्पष्ट रूप से उसकी साधना का स्तर उतना ऊंचा नहीं था। अध्याय 250 क्या वह सफल होगा? अर्जुन ने फिर कपड़े बदले और समय देखा। अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। आज फैंग जोंगक्सिन के साथ उसकी लड़ाई का दिन था, समय नहीं था। अर्जुन ने जल्दी से गुप्त कक्ष का दरवाजा खोला और पाया कि बेई बाहर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। गुरुजी, आप एकांतवास से बाहर आ गए हैं। बेई की आवाज में सम्मान भरा हुआ था। उसने कनखियों से गुप्त कक्ष के अंदर झांका, लेकिन कोई नहीं दिखा। वह सीनियर अब वहां नहीं था। वहां तो केवल एक ही रास्ता था। वह कैसे गायब हो सकता था? क्या वह व्यक्ति सचमुच अमर हो सकता है जो आकाश में उड़ सकता है? यह विचार आते ही बेये का हृदय व्याकुल हो गया और वह अर्जुन की ओर और भी अधिक भय तथा आदर की दृष्टि से देखने लगा। अर्जुन अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और उसने निर्देश दिया, मुझे तुरंत हुआक्सिया के जियांगनान प्रांत ले जाने के लिए एक विमान की व्यवस्था करो और तुम भी मेरे साथ चलो। इसके अलावा अब से तुम्हें बेये नहीं कहा जाएगा, तुम्हारा नया नाम छाया होगा। बेये ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। हालांकि उसे नहीं पता था कि अर्जुन ने उसे यह नाम क्यों दिया, लेकिन वह एक नौकर था और स्वाभाविक रूप से उसके पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं था। हाँ मास्टर, मैं समझ गया, मैं तुरंत विमान की व्यवस्था करूंगा। जियांगनान प्रांत मार्शल आर्ट क्षेत्र। ये जियांगन प्रांत का एकमात्र मार्शल आर्ट क्षेत्र था। यह रिवर सिटी के मार्शल आर्ट क्षेत्र से बहुत बड़ा था और यह आम लोगों के लिए दुर्गम भी था। अखाड़े के केंद्र में एक विशाल पत्थर का मंच था जिस पर प्राचीन चिन्ह उत्कीर्ण थे जो हुआक्सिया की मार्शल आर्ट के इतिहास को दर्शाते थे। पत्थर के मंच पर फैंग जोंगक्सिन गर्व से खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। उसकी शक्तिशाली आभा पूरी तरह से प्रदर्शित थी। मंच के नीचे ज्यादा लोग नहीं थे, उनमें से ज्यादातर फैंग जोंगक्सिन के आदमी थे। अर्जुन की तरफ सिर्फ महेश राव, कृतिका और ड्रैगन सोल के कुछ लोग थे। दोनों पक्षों की तुलना करने पर यह स्पष्ट था कि अर्जुन के समर्थक कम थे। वास्तव में फैंग जोंगक्सिन अखाड़ा खोलना चाहता था ताकि जियांगन प्रांत के शीर्ष विशेषज्ञ उसकी ताकत देख सकें। हालांकि इस पर विचार करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अर्जुन एक अज्ञात व्यक्ति है और इसलिए इस बात को गुप्त रखना ही बेहतर है। फैंग जोंगक्सिन ने समय देखा और अधीर हो रहा था। फिर वह महेश राव की ओर मुड़ा और घृणा से उसे देखने लगा। महेश राव, मुझे डर है कि अर्जुन में आने की हिम्मत नहीं है। समय लगभग खत्म हो गया है। अगर वह नहीं आता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। महेश राव के हाव भाव बदल गए और उन्होंने जवाब दिया, अर्जुन ड्रैगन सोल के मुख्य प्रशिक्षक हैं और बाहर किसी मिशन पर हैं। कुछ देरी होना सामान्य बात है। फैंग जोंगक्सिन हंसे, मुझे सच में समझ नहीं आता कि आप लोग इस बच्चे को बचाने पर क्यों जोर दे रहे हैं। वह तो बस एक कूड़ा है। क्या यह इसके लायक है किसी मिशन को अंजाम देना? वह शायद कहीं छिपा हुआ है। वाकई बेशर्मी है। महेश राव चुप रहे। वह केवल कृतिका को देखकर पूछ सका, जब मिस्टर अर्जुन ने कल तुम्हें बचाया था तो क्या उन्होंने बताया था कि वे कब वापस आएंगे? कृतिका का चेहरा अभी भी पीला था क्योंकि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। श्री अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। क्या आपको लगता है कि मार्शल सम्राट सोसाइटी के साथ कुछ हुआ है? हम उसकी ताकत जानते हैं और उसके मुसीबत में पड़ने की संभावना बहुत कम है। इसके अलावा पल नेशन से हमारे विशेष एजेंट ने खबर भेजी है कि मार्शल एम्परर सोसाइटी अनिश्चित काल के लिए बंद हो जाएगी और वे एकांतवास में जा रहा है। यह मामला श्री अर्जुन से संबंधित होना चाहिए। यह अफसोस की बात है कि हम खबर की पुष्टि करने के लिए उनसे संपर्क नहीं कर सकते। महेश राव का हृदय चिंता से भर गया। अगर श्री अर्जुन समय पर नहीं पहुंचे तो परिणामों से निपटना मुश्किल हो जाएगा। श्री अर्जुन को सबसे अधिक संभावना है कि खोज लिया जाएगा। फैंग जोंगक्सिन ने स्टेज पर समय देखा और उसकी मुस्कान और भी ठंडी हो गई। उसने कहा, उस दिन अर्जुन बहुत घमंडी था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना कायर होगा कि सामने आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। इतना कायर व्यक्ति वास्तव में आपका मुख्य प्रशिक्षक है। क्या मजाक है? इतने साल बीत गए फिर भी ड्रैगन सोल में जरा भी सुधार नहीं हुआ। आपने तो ऐसे घटिया इंसान को चीफ इंस्ट्रक्टर का पद भी दे दिया। ये देश के साथ अन्याय है। क्या आप सहमत नहीं हैं महेश राव? फैंग जोंगक्सिन के व्यंग्यात्मक शब्द कानों को बहुत अप्रिय लगे। हालांकि
महेश राव ने अपने दिल में गुस्से को दबा लिया और अपने पीछे खड़े लोगों से कहा, सब लोग यहीं रुकें। मेरे आदेश के बिना किसी को भी जल्दबाजी में काम करने की इजाज़त नहीं है। महेश राव ने आगे कहा, फैंग जोंगक्सिन, आप मेरा अपमान कर सकते हैं, लेकिन श्री अर्जुन का अपमान करके आप बहुत आगे बढ़ गए हैं। कल ही अर्जुन ने 10 ड्रैगन सोल सैनिकों को बचाया था जो मौत के कगार पर थे, और अकेले ही अनगिनत विशेषज्ञों को मार गिराया था। यदि अर्जुन वहां नहीं होता, या यदि वह 1 मिनट भी देर से आता, तो निस्संदेह कृतिका की मृत्यु हो जाती। इसलिए वह अर्जुन का बहुत बड़ा एहसानमंद था, और जब फैंग जोंगक्सिन ने अर्जुन का अपमान किया तो वह चुप नहीं बैठा। मिस्टर अर्जुन, फैंग जोंगक्सिन जोर से हंसा, तुम सच में उसे ऐसा कहते हो? वह इसके लायक नहीं है। उसके अहंकारी शब्दों ने ड्रैगन सोल को भी कीचड़ में घसीट दिया है। मैं, फैंग जोंगक्सिन, उस जैसे कचरे को तुच्छ समझता हूं जो केवल अपना मुंह फड़फड़ाना जानता है। फैंग जोंगक्सिन ने समय देखा और आगे कहा, अभी भी 30 सेकंड बाकी हैं। अगर अर्जुन अभी भी नहीं आता है तो हमें उस पर मुकदमा चलाना होगा। अगर वह जीवित रहना चाहता है तो उसे हुआक्सिया से भागना होगा। उसके दोस्तों और परिवार को कैद कर लिया जाएगा और उसके माता पिता की कब्रों को नष्ट कर दिया जाएगा। यह उसके अहंकार की कीमत है। महेश राव, कृतिका और अन्य लोगों के हाव भाव एकदम बदल गए। क्या सचमुच मिस्टर अर्जुन को कुछ हुआ है? क्या वे रिवर सिटी में उसके माता पिता की कब्रों को भी नष्ट करने जा रहे हैं? ये बहुत अपमानजनक है। इस समय मार्शल आर्ट क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ था। फैंग जोंगक्सिन अपने चेहरे पर एक बेबाक मुस्कान के साथ वहां खड़ा था, मानो उसने जो कुछ भी कहा था वह पत्थर की लकीर हो। तभी जब घड़ी में 5 सेकंड बचे थे, एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। दरवाजा खुला और अखाड़े के प्रवेश द्वार पर 2 आकृतियां प्रकट हुईं। सामने वाला एक ठंडा और घमंडी युवक था। उसने अपने हाथ पीछे कर रखे थे और उसकी अलौकिक आभा आत्मा को झकझोर देने वाली थी। उसने सीधे फैंग जोंगक्सिन की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, चूंकि तुम इतनी बुरी तरह मरना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अध्याय 251 शुद्ध शक्तियां सुनकर अनगिनत निगाहें अर्जुन और महेश राव यंग की ओर घूम गईं। किंग और अन्य ड्रैगन सोल सैनिकों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। श्री अर्जुन अंततः यहां आ गए। उन्हें यकीन नहीं था कि वह फैंग जोंगक्सिन को हरा पाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह यहां थे। वैसे मिस्टर अर्जुन के बगल में धूप का चश्मा और टोपी पहने हुए वह व्यक्ति कौन है? महेश राव ने भौहें सिकोड़ी। उसे याद नहीं था कि अर्जुन का ऐसा कोई मित्र था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन हमेशा युद्ध में अकेले ही भागते थे। युद्ध में उनके साथ किसी का होना असामान्य बात थी। कृतिका, क्या तुमने इस व्यक्ति को पहले देखा है? कृतिका ने अपना सिर हिलाया। चीफ, मैंने भी उसे पहले कभी नहीं देखा। मुझे लगता है कि वह शायद मिस्टर अर्जुन का दोस्त है। महेश राव ने सिर हिलाया और बात वहीं छोड़ दी। पत्थर के मंच पर खड़े फैंग जोंगक्सिन ने अर्जुन को घूर कर देखा। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। तो क्या हुआ अगर अर्जुन आ गया? वह तो बस खुद को कब्र में पहुंचा रहा था। फैंग जोंगक्सिन को हुआक्सिया की ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में 99वां स्थान मिला था और शीर्ष 100 रैंक में शामिल लोगों की ताकत नीचे के लोगों से पूरी तरह अलग थी। इस घटिया इंसान में उससे लड़ने की क्या योग्यता थी? अर्जुन, चूंकि तुम यहाँ हो तो उठो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। फैंग जोंगक्सिन की उग्र दहाड़ पूरे अखाड़े में गूंज उठी और मंच के नीचे मार्शल आर्ट विभाग की सेनाओं में जयकारे उठने लगे। अर्जुन ने भीड़ की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने छाया से, जो धूप का चश्मा और टोपी पहने हुए थी, कहा, चलो चलें। अगर कोई नियम तोड़ने की हिम्मत करे तो उसे मार डालो। दया मत दिखाओ। हाँ मास्टर। कोई नहीं जानता था कि अर्जुन के बगल में जो व्यक्ति था वह वही भयानक व्यक्ति था जिसे कभी बेये के नाम से जाना जाता था। वे दोनों पत्थर के मंच की ओर चले गए और जब अर्जुन मार्शल आर्ट मंच से 3 मीटर दूर थे तो उन्होंने अपनी सच्ची क्यूई को अपने पैरों पर लगाया और ऊपर छलांग लगा दी। फैंग जोंगक्सिन ने अर्जुन की ओर एक अजीब सी नज़र से देखा, क्योंकि उसने महसूस किया कि अर्जुन के आभामंडल में जबरदस्त परिवर्तन आया है। क्या इस बदमाश ने तोड़ दिया? इसी समय मंच के नीचे 3 बुजुर्ग अपनी सीटों से उछलकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने अर्जुन और फैंग जोंगक्सिन की ओर देखा और कहा, हम तीनों इस द्वंद्व युद्ध के निर्णायक हैं। अब मुझे नियम पढ़ने दो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अर्जुन ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास आप तीनों के लिए बस एक सवाल है। आप सब कहाँ से हैं? जियांगनान प्रांत मार्शल आर्ट एरिना 30 साल पहले से हुआक्सिया के मार्शल आर्ट विभाग के नियंत्रण में है, इसलिए दूसरे शब्दों में आप सभी मार्शल आर्ट विभाग से हैं, है ना? आगे चल रहे बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। बेशक, हालांकि हम फैंग जोंगक्सिन के ही विभाग से हैं, फिर भी हम इस द्वंद्व युद्ध का निष्पक्ष रूप से निर्णय लेंगे। आप निश्चिंत रहें।
अर्जुन मुस्कुराया, वे तो नरक जैसा कुछ करेंगे। युआन जिंगफू इसका सबसे अच्छा उदाहरण था, लेकिन फिर भी उसे यह स्वीकार करना पड़ा। वैसे भी उसने पहले ही तय कर लिया था कि फैंग जोंगक्सिन आज मर जाएगा। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। जब वह आगे बोलने ही वाले थे कि अर्जुन बोल पड़े, ठीक है, अब आप लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है, चलो शुरू करते हैं। आप। वे तीनों बहुत क्रोधित हुए। इस बदमाश की हिम्मत कैसे हुई उनका अनादर करने की। अभिमानी। फैंग जोंगक्सिन मुस्कुराया और तीनों बुजुर्गों से कहा, वरिष्ठों, नाराज मत होइए। संभवतः वे उसके अंतिम शब्द होंगे। ये सुनकर तीनों बूढ़ों ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, ग्रैंड मास्टर फैंग, चाहे कुछ भी हो, सावधान रहना। हाँ, सीनियर्स। जल्द ही प्लेटफॉर्म पर केवल अर्जुन और फैंग जोंगक्सिन ही बचे थे। फैंग जोंगक्सिन की आंखें घृणा से भरी हुई थीं। उस दिन की लड़ाई के बाद उसे अर्जुन की ताकत का एक मोटा अंदाजा हो गया था। दूसरे पक्ष के लिए उसे हराना असंभव था। बच्चे, अगर तुम नहीं आते तो तुम कुछ दिन और जी सकते थे, लेकिन तुमने आकर खुद को मौत के हवाले कर दिया है। जब वह बोलना समाप्त कर चुका तो फैंग जोंगक्सिन का आभामंडल बढ़ता ही गया। जब यह अपने चरम पर पहुंचा तो उसने अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन अपने दोनों हाथ पीछे करके निश्चल खड़ा था। उसके चेहरे पर उदासीनता थी। भोज कक्ष में लड़ाई के दौरान वह समझ सकता था कि फैंग जोंगक्सिन उससे 2 छोटे क्षेत्र ऊपर था। ऐसे में उसे दूसरे पक्ष से निपटने के लिए फिर से गढ़ी गई ड्रैगन स्लेयर तलवार की आवश्यकता होगी। हालांकि अब जब वह 2 बार टूट चुका था तो यह अब आवश्यक नहीं था। उसी साधना क्षेत्र में अर्जुन अजेय था। जैसे ही फैंग जोंगक्सिन अर्जुन के करीब पहुंचा, वह उछल पड़ा और अर्जुन के सिर पर लात मारने की कोशिश की। शुरू से ही उनका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। ये देखकर अर्जुन ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसे थोड़ा हिलाया। उसकी आस्तीन फड़फड़ाने लगी और तेज हवा का झोंका आया। ऐसा लग रहा था जैसे फैंग जोंगक्सिन के पैर को किसी अदृश्य प्रतिरोध का सामना करना पड़ा हो। उसे आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और वह अपना पैर वापस खींचने ही वाला था कि अर्जुन की उंगलियां फैंग जोंगक्सिन के टखने पर जकड़ गईं। अच्छा नहीं है। फैंग जोंगक्सिन ने अपने शरीर को मोड़ा और मुक्त होने की कोशिश की। हालांकि उसे एहसास हुआ कि वह किसी भी तरह से मुक्त नहीं हो सकता। अर्जुन का पैर मजबूत पकड़ में था। छोड़ दो। उसने अपनी ताकत जुटाई और अपने दूसरे पैर से अर्जुन को लात मारने की कोशिश की, जिसने बस अपना हाथ हिलाकर हमले को टाल दिया। फैंग जोंगक्सिन दंग रह गया। सिर्फ 3 दिनों में इस बच्चे की ताकत दोगुनी से भी ज्यादा हो गई थी। ये कैसे संभव हुआ? क्या तुमने अभी कहा कि तुम मेरे दोस्तों को कैद करना चाहते हो? छोटे कमीने, मुझे छोड़ दो। फैंग जोंगक्सिन गुस्से से चिल्लाया। अर्जुन की आंखें ठंडी हो गईं। उसने अपनी सच्ची क्यूई को अपनी बाह में डाला और फिर फैंग जोंगक्सिन के पूरे शरीर को जमीन पर पटक दिया। टकराना सरल, क्रूर, किंतु प्रभावी। किसने सोचा होगा कि आज ऐसी स्थिति सामने आएगी? कोई शानदार मार्शल आर्ट तकनीक नहीं थी, बस हिंसक ताकत का एक साधारण प्रदर्शन था। फैंग जोंगक्सिन का चेहरा खून से लथपथ था और उसके शरीर पर कई चोटें थीं। मंच के नीचे बैठे तीनों जजों के साथ साथ हुआक्सिया मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट के जजों के चेहरे पर भी उदासी छाई हुई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तीव्र दर्द ने फैंग जोंगक्सिन की लड़ाकू भावना को उत्तेजित कर दिया और उसने दहाड़ते हुए अर्जुन के हाथ पर मुक्का मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और अंततः मुक्त हो गया। इस समय वह दयनीय स्थिति में रेंगते हुए आया और क्रोध भरी आंखों से अर्जुन को घूरने लगा। वह बहुत अपमानित महसूस कर रहा था।